Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो अब मैं लेके आ गया हूँ इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं पार्ट वन। आज हम डिस्कस करते हैं पार्ट वन। इंट्रोडक्शन टू एलपीजी। तो समझते हैं इसमें क्या है, क्या करना है, क्या हुआ था। तो हमने पहले दो चैप्टरों में पढ़ा कि पहला चैप्टर जो हमारा था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि ब्रिटिशर ने हमारे साथ क्या क्या किया। फिर जब हम दूसरा चैप्टर 1950 से 1990 तक जब हम आजाद हो गए तो उन 40 सालों में हमने अपने देश को कैसे आगे ग्रो किया, कैसे उसको डेवलप किया। 1991 बच्चों एक ऐसा ईयर था, 1991 एक ऐसा ईयर था जब हमारे देश की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हमारे देश की सिचुएशन क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो उस टाइम पे जो हमारे आरबीआई के गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अब पास्ट हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, तो उनने हमें उस टाइम उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकाला था। तो उन्हीं की ये जो एलपीजी है ये उन्हीं की देन है हमें। तो हमने समझना है कि एलपीजी में क्या हुआ, एलपीजी की इंप्लीमेंट होने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए इंडिया में, इंडिया ने कैसे ग्रो किया। तो इस चैप्टर में हमने ये सारा कुछ समझना है। सिंस इंडिपेंडेंस कह रहा है जब से हम आजाद हुए, इंडिया फॉलोड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। हमने पढ़ा था, हमने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चूज किया था, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चूज किया था। बाई कंबाइनिंग द एडवांटेज ऑफ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, विद दोज प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो जब हम आजाद हुए तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी चूज की, जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का क्या था, मिक्सचर था। बट इन रियलिटी द पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ आवर इकोनॉमी। लेकिन किसने डोमिनेट किया, कह रहे हैं किसने हमें डोमिनेट किया। तो हमें जो डोमिनेट किया वो किया पब्लिक सेक्टर ने। किसने किया बच्चों, पब्लिक सेक्टर ने। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी कंपनियों ने या सरकार ने। हमने चूज किया था मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है, सरकार है, उसी का ज्यादा डोमिनेशन था। देखो लिखा है कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ आवर इकोनॉमी एंड प्राइवेट सेक्टर वाज इग्नोर। प्राइवेट सेक्टर को क्या कर दिया गया था, इग्नोर। कह रहा है देयर वॉज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन दी पब्लिक सेक्टर एंड वेरी लो इन्वेस्टमेंट इन दी प्राइवेट सेक्टर। सरकारी कंपनियों में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन प्राइवेट कंपनियों में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। द डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर फॉर अबाउट 4 डिकेड्स। जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनने हमारे देश में डोमिनेंस, राज कितने साल तक किया, 40 साल तक। वो 40 साल क्या थे, हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था 1950 से 1990। तो ये टाइम पीरियड कितने ईयर का रहा, 40 ईयर्स का। और एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो 4 डिकेड इक्वल्स टू 40 ईयर्स। लीड्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरियस रूल्स एंड लॉस विच हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कह रहा है सरकारी कंपनियों ने 40 साल तक हमारे देश में डोमिनेंस किया, राज किया एक तरीके से। इसकी वजह से हमारे देश की जो ग्रोथ थी वो हैम्पर्ड, रुक गई। ग्रोथ और प्रोग्रेस जो थी वो रुक गई। कह रहा है अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स द इंक्रीजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज हेल्प इंडियन इकोनॉमी। कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना था जो पब्लिक सेक्टर ने रोल इंक्रीज किया था अपना, मतलब ज्यादा डोमिनेंस थी उनकी। क्यों, अचीव ग्रोथ इन सेविंग, डेवलप अ डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड अचीव फूड सिक्योरिटी थ्रू सस्टेन्ड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट। तो कुछ का ये मानना था, इसीलिए बोला पब्लिक सेक्टर ने ज्यादा डोमिनेंस किया। तो ये तो था पुरानी बातों को थोड़ा सा रिकॉल करना। अब है रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जहां पे भी आप रिफॉर्म्स वर्ड देखोगे इसको दूसरी तरीके से अपने दिमाग में लाना, चेंजेस। तो पढ़ो रीजन फॉर इकोनॉमिक चेंजेस।
ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें अपनी इकोनॉमी में चेंजेस लाने की जरूरत पड़ी। मतलब हमने जो मैंने समझाया, मनमोहन सिंह जी ने क्या इंप्लीमेंट किया था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्या ऐसा क्या हुआ इन 40 सालों के बाद कि मुझे एलपीजी इंप्लीमेंट करना पड़ा, देश में एलपीजी हमें इंप्लीमेंट करना पड़ा। तो कुछ रीजंस रहे थे उन चेंजेस के। तो रिफॉर्म्स मतलब समझना चेंजेस। तो पहला लिखा है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर सरकारी कंपनियां, उनकी परफॉर्मेंस कैसे थी, कह रहे हैं बच्चों, बहुत ज्यादा पुअर थी, बेकार थी। इसकी वजह से हमें चेंजेस लाने की जरूरत पड़ी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट्स एक बार रीड कर लीजिएगा। सेकंड है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। दूसरा क्या रीजन था जिसकी वजह से हमें एलपीजी लाना पड़ा या इकोनॉमी में चेंजेस करने पड़े। तो लिखा है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर ये क्या होता है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट? अभी मैं इसका हमारा एक प्रॉपर चैप्टर है, ठीक है, मैक्रो में, तो तब मैं डिटेल में समझाऊंगा। तब तक के लिए ऐसे समझो जैसे आप अकाउंटेंसी में अकाउंट बनाते हो इस तरीके से। तो अकाउंटेंसी में इस तरफ आप लिखते हो डेबिट और इधर क्या लिखते हो, क्रेडिट। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में इस साइड आता है बच्चों क्रेडिट, इस साइड आता है क्रेडिट और इस साइड आता है डेबिट। बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो क्रेडिट मतलब होता है इस तरफ हमारा, इसका मतलब होता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारे देश में क्या आ रही है, फॉरेन करेंसी आ रही है, तो वो इस तरफ रिकॉर्ड होती है। और डेबिट मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, पैसे जा रहे हैं, इधर पैसे आ रहे हैं। तो क्या होने लग गया, डेफिसिट। अब डेफिसिट मतलब क्या होता है, बात को समझना। डेफिसिट वर्ड लिखा है, ठीक है। डेफिसिट मतलब है कि पैसे तो कम आ रहे हैं लेकिन पैसे जा ज्यादा रहे हैं। तो इसी को बोला गया डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इस अकाउंट का नाम क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में हमारे पास इनकम तो कम हो रही थी लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, वो ज्यादा हो रहे थे। तो इसी वजह से पैसे ज्यादा जा रहे थे, आ कम रहे थे। इसी वजह से हमारे अकाउंट में क्या होने लग गया, डेफिसिट होने लग गया। इसको बोला गया डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर हो गया। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब फॉरेन करेंसी आ तो कम रही थी, जा ज्यादा रही थी, जिसकी वजह से हमारा वो अकाउंट माइनस में, डेफिसिट होने लग गया, कम होने लग गया। नेक्स्ट रीजन क्या था, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर मतलब होता है देश में महंगाई बढ़ रही थी। देश में क्या बढ़ रही थी, महंगाई। सारे प्रोडक्ट के कॉस्ट इंक्रीज होने लग गई थी। इसको बोला जाता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इसकी वजह से भी हमें चेंजेस की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ऐसा होता है बच्चों, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, दैट इज आरबीआई, वो अपने पास हर कंट्री का, ठीक है, अपने पास हर कंट्री का रिजर्व बना के रखता है। हर कंट्री की करेंसी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। उसमें डॉलर भी होंगे, उसमें पॉन्ड्स भी होंगे, उसमें और देशों की करेंसी भी होंगी। उन सबका रिजर्व बना के रखता है, इकट्ठा करके रखता है। तो धीरे धीरे वो जो रिजर्व था फॉरेन करेंसी का, वो क्या होने लग गया, फॉल, कम होने लग गया। क्यों, क्योंकि हम, हमारे पास फॉरेन करेंसी आ तो कम रही थी, अभी पढ़ा था हमने डेफिसिट इन बीओपी में, लेकिन पैसे जा ज्यादा रहे थे। तो इसी वजह से इसमें क्या होने लग गया, फॉल, कमी आने लग गई। तो ये भी रीजन था जिसकी वजह से हमें इकोनॉमी में रिफॉर्म्स में चेंज करने पड़े। क्या लिखा है, इन 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू द लोवेस्ट लेवल। 1991 में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो लोवेस्ट लेवल में चला गया। एंड दे वर नॉट एडिक्वेट टू फाइनेंस इंपोर्ट फ्रॉम मोर देन 2 वीक्स। ध्यान से देखना, और हम सिर्फ 2 वीक्स, 14 डेज से ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर सकते थे लेंडर का। हमारे पास सिर्फ इतना ही पैसा बचा था कि हम आने वाले 2 वीक्स मतलब 14 डेज तक ही
क्या कर सकते थे, फॉरेन लेंडर्स की या इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते थे, उससे ज्यादा हमारे पास पैसा था ही नहीं, तो इसकी वजह से भी हमें चेंजेस करने थे। नेक्स्ट है ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट। सरकार ने बहुत ज्यादा लोन ले लिया था अलग अलग जगह से, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गए, आईएमएफ हो गया, किसी और कंट्री से हो गया, तो सरकार ने क्या कर रखा था, बहुत ज्यादा लोन ले लिया था। तो लोन लेने की वजह से हम बहुत ज्यादा बर्डन में आ गए थे, इसी को बोला जाता है ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट। डेप्ट मतलब होता है लोन, डेप्ट मतलब क्या होता है, लोन। हम पे बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था किस चीज का, लोन का। द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट वॉज मच हायर देन इट्स रेवेन्यू। सरकार के जो खर्चे थे ना, उसकी कमाई से ज्यादा थे। सरकार की कमाई कैसे होती है, टैक्स से। सरकार टैक्स लेती है, आप देखते होगे तो पुलिस वाले चालान करते हैं, तो सरकार की उससे कमाई होती है, लेकिन खर्चे सरकार के ज्यादा हो गए, ऐसी सरकार को खर्चे भी करने होते हैं, वो ज्यादा हो गए। एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू बोरो मनी फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। तो सरकार के खर्चे ज्यादा हैं, अब खर्चे तो पूरे करने होंगे, तो खर्चे कहां से पूरे होंगे, तो सरकार ने जो लोन ले लिया, कहां से लोन ले लिया, इंटरनेशनल सोर्सेस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से, एंड फॉरेन डोमेस्टिक सोर्सेस, और कोई और फॉरेन डोमेस्टिक सोर्सेस से क्या ले लिए, लोन ले लिए। तो आ गई बात समझ में। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से हमें क्या करने की जरूरत पड़ी, चेंजेस। 6th पॉइंट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। आपको एफिशिएंट क्या होता है वो मैंने बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट लेक्चर में भी समझा दिया, जहां पे हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था कि लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का यूज करते हैं, कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट कैसा है, इनएफिशिएंट, मतलब ये अच्छा काम नहीं कर रहे थे, ये बहुत बेकार काम कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डेवलप, ग्रो नहीं हो पा रही थी। रिसोर्सेस का वेस्टेज कर रहे होंगे, टाइम का वेस्टेज कर रहे होंगे, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो एक ये भी कारण रहा, ये भी रीजन रहा जिसकी वजह से हमें अपनी इकोनॉमी में क्या करने पड़े, चेंजेस। तो आगे क्या हुआ, रीजन तो हमें पता चल गया कि चलिए ये रीजन थे, ये थे। आगे क्या है, कह रहा है क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो 1991 में आपने और हमने जैसे पढ़ा, हमारे पास सिर्फ 14 डेज की ही क्या रह गए थे, पैसे रह गए थे, जिससे हम पे कर सकते थे इंटरेस्ट या जो हमने लोन लिया था वो। तो क्राइसिस आने वाली थी, तो उस क्राइसिस में इंडिया को फोर्स हुआ कि वो लोन ले, कहां से, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से, और वर्ल्ड बैंक से। तो कह रहा है टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, एंड रिसीव्ड $7 बिलियन एज ए लोन। तो ये याद रखना, फुल फॉर्म भी, कितने रुपए का लोन लिया हमने, $7 बिलियन का लोन लिया। फॉर अवेलिंग द लोन दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय। अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हमें लोन देने के लिए तो बच्चों रेडी हो गए, लेकिन ना उनने कुछ कंडीशंस लगाई। उनने क्या लगाई, हमारे ऊपर कंडीशंस लगाई कि अगर आप ये कंडीशन फॉलो करोगे तो हम आपको 7 बिलियन का लोन देने को रेडी हैं। तो उनने क्या कंडीशन लगाई, पहला उनने बोला रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से आप रेस्ट्रिक्शंस क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। क्या थी, सेकंड चैप्टर याद करो, फर्स्ट चैप्टर याद करो, क्या थी कि आपने हर चीज के लिए लाइसेंस लेना है, अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो। अगर आपने फ्रूटी 10 रुपए की ही बनाने के लिए लाइसेंस लिया तो 10 ही की बनाओगे, 15-20 की नहीं बना सकते हो, 5 की नहीं बना सकते हो। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर पे आपने रेस्ट्रिक्शंस लगाया है इसको हटा दीजिए। क्लियर है। दूसरा, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज। गवर्नमेंट का रोल क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, डोमिनेट कौन कर रहा था, पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करना था। तीसरा, रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। हमने ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कोटा। ठीक है, क्या कोटा मतलब क्या था, लिमिट, और टैरिफ, टैक्सेस लगा दिए थे। हम कोई अगर भारत से बाहर से कोई सामान खरीद के ला रहा था या ले जा रहा था तो उसमें टैरिफ और क्या लगा दिया था, कोटा लगा दिया था, तो वो हटा देना है। तो बेसिकली जो एलपीजी है वो कंडीशंस थी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की इंडिया पे
कि इंडिया क्या करे अपने देश में ये 3 कंडीशंस फॉलो करे। रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, इसका मतलब होता है फ्रीडम देना, तो इसका ये आता है लिबरलाइजेशन में। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज, गवर्नमेंट का रोल कम होगा तो किसका रोल बढ़ेगा? प्राइवेट सेक्टर का, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हटा देना मींस ग्लोबलाइजेशन। अब बाउंड्रीज को ओपन कर दीजिए, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इतना ही सामान ला सकते हैं या ऐसा होगा, सब कुछ रिमूव कर देना। क्लियर हो गई बात? ठीक है। क्या अब इंडिया ने ये कंडीशन एक्सेप्ट की? तो देखो लिखा है इंडिया एग्रीड टू द कंडीशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ एंड अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और हमने ये तीनों कंडीशंस मान ली, इन्हीं कंडीशंस को आगे चल के एलपीजी बोला गया और हमने एक नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब अनाउंस हुई वो भी लिखा है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991, डेट याद रखिएगा इसीलिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया। is consisted of wide range of economic reform. The main aim of the policy was to create a more competitive environment in the economy and remove the barriers to entry and growth of the firm. The new economic policy can be broadly classified into two kinds of measures. तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसमें 2 मेजर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। वो 2 मेजर्स क्या थे? एक है स्टेबलाइजेशन मेजर्स, दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर्स में किस बातों पे ध्यान दिया गया? दीज रिफर्स टू शॉर्ट टर्म मेजर्स। पहले तो एक चीज और, हाँ इंपॉर्टेंट, स्टेबलाइजेशन मेजर्स शॉर्ट टर्म के लिए थे। स्टेबलाइजेशन मेजर कब के लिए थे? शॉर्ट टर्म के लिए। और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर थे वो कब के लिए थे बच्चों? लॉन्ग टर्म के लिए थे। वो क्या कब के लिए थे? लॉन्ग टर्म, कि हमें शॉर्ट टर्म में क्या चेंजेस करने हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन मेजर। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, हमें लॉन्ग टर्म्स में क्या चीज इंप्रूव करनी है। तो क्या शॉर्ट टर्म में किस चीज पे ध्यान दिया गया? करेक्टिंग वीकनेस ऑफ बीओपी बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो अभी हमने प्रॉब्लम पढ़ी थी, डेफिशिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत ज्यादा डेफिशिट हो गया। सबसे पहला काम था उसको क्या करना? करेक्ट करना। ठीक है। दूसरा, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय कीपिंग द राइजिंग प्राइस अंडर कंट्रोल। हमने पढ़ा था ना इन्फ्लेशनरी प्रेशर, देश में महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना। तो शॉर्ट टर्म पे इन 2 बातों पे ध्यान दी गई। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर, दीज रिफर्स टू लॉन्ग टर्म मेजर्स व्हिच एम्स एट इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। क्या इंप्रूव करना? एफिशिएंसी। जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, तो अब एफिशिएंसी पे ध्यान दिया गया। दूसरा, इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। जो इंटरनेशनल कंपटीशन है उसको क्या करेंगे हम? इंक्रीज करेंगे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो ब्रॉडली क्लासिफाई किए गए कितने मेजर्स में? 2। स्टेबलाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए, उसमें क्या क्या करना था? ये 2 पॉइंट। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स कब के लिए थे? लॉन्ग टर्म, जिसमें एफिशिएंसी इंक्रीज करना था और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना था। तो मेन पॉलिसीज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर वो मेन क्या पॉलिसीज थी जो हमने पढ़नी है या समझनी है? तो कह रहा है द गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिसीज व्हिच फॉल अंडर 3 हेड्स। गवर्नमेंट कह रहा है गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज चेंज की जिनको मेनली 3 हेड के अंदर डिनोट किया गया। पहला लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन, तीसरा ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का वही मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर को क्या दिया गया? फ्रीडम दिया गया कि भैया अब आपने फ्रूटी बनाने का लाइसेंस ले लो, 5 रुपए का बनाओ, 10 का बनाओ, 20 का बनाओ, 50 का बनाओ, ये कंपनी की मर्जी। उनको क्या दे दिया गया? फ्रीडम दे दिया गया। प्राइवेटाइजेशन मतलब किसका रोल कम करना? जो गवर्नमेंट है उसके रोल को धीरे धीरे क्या करना? कम करना। तो मैं आपको बता भी दूं, हमने पढ़ा भी था कि गवर्नमेंट के शेड्यूल ए में गवर्नमेंट के पास कितनी कंपनीज थी? 17 कंपनीज थी। आज प्रेजेंट टाइम में ये रिड्यूस होके सिर्फ और सिर्फ कितनी कंपनीज बची हैं? 3। दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। तो गवर्नमेंट का रोल कम हुआ होगा, प्राइवेट का रोल इंक्रीज हुआ होगा। लास्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब है ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हटा देना। जो हमने टैरिफ और कोटा लगाते थे उसको रिमूव कर देना, उसको हटा देना और
हम बाहर जाके बिजनेस कर सकें, पूरी दुनिया में जाके बिजनेस कर सकें, और जो दुनिया में और कंट्री है वो हमारी कंट्री में आके क्या कर सके, बिजनेस कर सके, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। कह रहा है आउट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन द फर्स्ट टू आर पॉलिसी स्ट्रेटेजी एंड द थर्ड वन इज द आउटकम ऑफ दीज स्ट्रेटेजी। तो क्या कह रहा है, जो पहले दो हैं लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये क्या है, ये है पॉलिसी स्ट्रेटेजी, और ग्लोबलाइजेशन इनका क्या है, आउटकम। Liberalization, privatization, and globalization, or LPG, are the supporting pillars in which the structure of new economic policy of our government has been erected and implemented since 1991. क्लियर हो गई बात। अब हमने किसके बारे में डिस्कस करना है, लिबरलाइजेशन। हमने किसके बारे में डिस्कस करना है बच्चों, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आए हम वो पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आए हम वो पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आए वो पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, अगले लेक्चर में हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे, और फिर लास्ट लेक्चर में ग्लोबलाइजेशन। तो आप लोग इतने के नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कीजिए कि क्या लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी ही। थैंक यू सो मच।